जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 के वैसे प्रश्नों की जो 9 जनवरी को आए हैं। 9 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ईवीएस के और सीडीपी के प्रश्नों का आज एनालिसिस हम करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि आपने कई एनालिसिस वीडियो देखे होंगे, परंतु इतने रोचक ढंग से, मनोरंजक तरीके से कोई भी वीडियो आपको नहीं दे सकता है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कौन सा एक उत्तर भारत का नृत्य है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न का 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों को देखिए और आप बताएं कि इनमें से कौन सा उत्तर भारत का नृत्य है। कथक, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली। यहाँ पर आप चित्र का रेफरेंस ले सकते हैं। चित्र को देख करके पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा नृत्य है। यह है कथक नृत्य। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो कथक नृत्य राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह जो नृत्य है बहुत प्राचीन है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुसलमानों के काल में यानी मुग़ल काल में और भी जो आए हैं उनके काल में यह दरबार में भी किया जाने लगा था कथक नृत्य। दूसरा प्रश्न है, गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर जो आप तस्वीर में गोलकुंडा का किला देख रहे हैं वो किसने निर्माण करवाया था। चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने या पल्लव राजवंश ने। तो इसका सही जवाब है काकतीय राजवंश ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो जानकारी ये है कि गोलकुंडा का किला जो है वो 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। इसे भारत का सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में एक माना जाता है। गोलकुंडा का किला उस समय की शानदार नवाबी संस्कृति का प्रतीक है। बाद में गोलकुंडा का किला बहमनी वंश के अधिकार में आ गया। फिर भी बाद में यानी बहमनी के बाद कुतुब शाही राजवंश ने कब्जा कर लिया और गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। गोलकुंडा किला अपनी वर्तमान भव्यता का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को देता है। यह मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था और 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यह हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह अपनी अभेद्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ये थे कुछ गोलकुंडा किले के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सके। तीसरा प्रश्न है, कौन सा जानवर खड़े खड़े सोता है। हाथी, गाय, शेर, खरगोश। तो आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो होता है हाथी और दूसरा है घोड़ा। अगर इन दोनों ऑप्शन में कोई बदलाव दिखे, यहाँ देखिए घोड़ा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हाथी है, तो हमारा आंसर हाथी होगा। अब हम हाथी के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, लेट मत कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और हाँ, आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए जानते हैं हाथी के बारे में रोचक तथ्य, क्योंकि 2 जानवर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं इस बार के सीटेट एग्ज़ाम में। वह है स्लॉथ
और दूसरा है हाथी। तो जितने भी तरह के फैक्ट है मैं आपको आज बता देता हूँ हाथी के बारे में। यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी है। स्तनपायी वैसे जानवर को कहते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। दूसरा फैक्ट है हाथी की सूंड में 40,000 मांसपेशियां होती है, लेकिन एक भी हड्डी नहीं होती है। हाथी दिन में करीब 10 से 20 किलोमीटर तक चल सकते हैं और सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। यहाँ से प्रश्न बने हैं जो कि आपको आगे मिलेंगे। हाथी खड़े होकर भी सो सकता है, यही प्रश्न पूछा गया है। देखिए तो क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए सारे फैक्ट को समझिएगा। हाथी सूंड में एक बार में करीब 14 लीटर पानी खींच सकता है तथा 100 किलो तक एक बार में खा सकता है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। अगला फैक्ट है जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है तथा 3 माह का बच्चा 200 केजी तक का हो सकता है। हाथी का औसत जीवन काल 50 से 70 वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है हाथी पानी की गंध को लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ सकता है। हाथी नहाने के बाद अपने गीले शरीर पर सूंड से मिट्टी छिड़क लेता है। यह सूखने के बाद, बर्फ नहीं होगा यहाँ पर, यह सूखने के बाद उसकी त्वचा के ऊपर पपड़ी का रूप ले लेती है, जो उसे उसकी तेज धूप तथा बाहरी कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कैसा लगा आपको ये हाथी का फैक्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। यदि आप तस्वीर देख रहे होंगे गौर से, और नहीं तो गौर से देखिए, यहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी हैं, दिव्यांग बच्चे भी हैं, दृष्टिबाधित बच्चे भी हैं और भी कई प्रकार के बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं। तो प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो लचीली तो होनी ही चाहिए। अगर लचीली नहीं होगी तो फिर घमंड आएगा कि नहीं तुम ऐसे बच्चे हो, इस स्कूल में क्या कर रहे हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, निरंतर चलेगी। और तीसरा, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये सभी लक्षण समावेशित विद्यालयों के हैं। इसमें लचीलापन होता है, निरंतर होती है और भागीदारी पूर्ण होती है। 5वां प्रश्न है कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। और डी नंबर ऑप्शन है कि कोलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी। अब हम 6ठा प्रश्न देखते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शेषवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। यदि आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, जो कि है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है हाथी एक दिन में कितने घंटे सोना पसंद करता है? 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 2 से 4 घंटे, 6 से 8 घंटे। तो अभी हमने जब हाथी का फैक्ट बताया तो उसमें आपको बताया था 2 से 4 घंटे। सही जवाब आपको मिल गया। अब हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है शहद मीठा किसके कारण होता है? तस्वीर देखिए आप, ये लाजवाब शहद है। शहद के बारे में एक जानकारी और दे दूं कि संसार का यह पहला पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ, जो कभी भी खराब नहीं होता है। तो क्या ये लैक्टोज से बना हुआ है या फिर माल्टोज और ग्लूकोज से या फ्रैक्टोज से या ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से?
तो शहद बना होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोस। फ्रैक्टोस को कभी कभी आपको फ्रुक्टोस भी मिलता है। ये आपका सही जवाब ग्लूकोज और फ्रैक्टोस। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं, यदि दूध की बात होती तो दूध में आपको मिलता लैक्टोस, है ना। और फलों में पाया जाता है फ्रुक्टोस। अनाज में पाया जाता है, जैसे गेहूं में पाया जाता है माल्टोस। ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव समूह में नहीं रहता है? चींटी, दीमक, ततैया या मकड़ी? तो यहाँ पर देखिए, ये चींटी है, ये दीमक है जिसको टर्मिट कहते हैं, ये मकड़ी है और ये ततैया है। ततैया को इंग्लिश में वास्प कहा जाता है, WASP। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। दीमक भी आप देख रहे हैं झुंड में रहता है, तो ये भी सामाजिक प्राणी है। ततैया भी एक सामाजिक प्राणी, जिसको ततैया को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बिरनी कहते हैं, कुम्हार कहते हैं, या फिर मकड़ी। तो मकड़ी जो है वो अकेले रहना पसंद करता है। इसका सही जवाब होगा मकड़ी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चों में माप-तोल की समझ विकसित हो जाती है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी है? तो इसका सही जवाब होगा 4। पहला है इंद्रियगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चे में माप तोल या मुद्रा, नोट, ये सब जो पहचानने की अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11वां प्रश्न है, इसका आंसर पहले आप जान लीजिए, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11वां प्रश्न है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधों वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है, पतझड़ कह सकते हैं। तो पतझड़ में कई सारे पेड़ आप देख पा रहे होंगे जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन कहता है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधों की यह विशेषता होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं। और पत्तियों की सामान्यतः जीवन अवधि 1 वर्ष होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको कह दूं कि जो वन होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सदाबहार वन, जिसे हम वर्षा वन भी कहते हैं। सदाबहार वन, नाम से ही पता चल जा रहा है, इसे हम वर्षा वन कहते हैं, है ना। और दूसरा होता है पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है। और तीसरा होता है कंटीले वन। क्या होता है? कंटीले वन। एक एक करके चर्चा करते हैं। तो चलिए थोड़ा एक तस्वीर पे हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये मतलब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पत्तियाँ झाड़ दिया गया है, फिर नई पत्तियाँ आती है, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा नया नया पत्ती इसमें आना शुरू हुआ। और यहाँ पर एक समय ऐसा आता है कि फिर वर्ष में पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद पुनः चक्रण होता है, फिर से नए पत्ते आते हैं। तो ये कब होता है? ये होना शुरू करता है गर्मी के बाद। जब ठंडी की शुरुआत होती है तो पत्तियाँ झड़ना शुरू होता है और सरस्वती पूजा तक झड़ते झड़ते कुछ कुछ पेड़ों पर नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। यहाँ देखिए आप ये साइड, यहाँ पूरे पत्तियाँ झड़ चुकी है। थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे इस पर हम, इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। तो जो सदाबहार वन होंगे वो वर्ष भर, देखिए सदाबहार नाम ही है, तो इसमें हमेशा हरियाली बनी रहेगी। पूरे घने वृक्ष होंगे, जैसे कि अमेजन, उसकी
कैनोपी टाइप की, छतरी टाइप का जंगल हो जाएगा, जैसे हमने जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट की बात की थी वो वाला। पर्णपाती वन जो होंगे वो जैसे कि कटहल, आम, अमरूद, शीशम, बांस, पीपल, ये सब अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, फिर से नई पत्तियां आते हैं। और कंटीले वनों की बात करेंगे तो ये रेगिस्तानी पौधे मिलेंगे, जैसे कीकर हो गया, कीकर, इसके बाद बबूल, कैक्टस इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? तो देखिए, अधिगम यदि अभी प्रेरणा आ जाए किसी बच्चे में, आंतरिक या बाह्य, तो अधिगम के लिए अच्छा होता है। रुचि भी अच्छी होती है, बुद्धि तो अच्छी होती है, लेकिन अधिगम की निसहायता यानी किसी चीज़ में वो असहाय महसूस कर रहा है, सीखने में असहाय, चाहे कारण कुछ भी हो, तो वो एक बाधक होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। और 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिले में लगा हुआ है, यानी उससे सटा हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पाकिस्तान? यदि आप तस्वीर को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा जैसलमेर। ये देखिए, है ना जैसलमेर? तो जैसलमेर यहाँ पर है। और ये जो इलाका है आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन पर ज़रा आप ध्यान दीजिए। अब आपने ये देख लिया, अब हम ऑप्शन पे चलते हैं थोड़ा। ये देखिए, यहाँ से अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात कहाँ पर है? तो गुजरात यहाँ पर है। तो क्या गुजरात जैसलमेर से सट रहा है? तो जवाब होगा नहीं। मध्य प्रदेश यहाँ पर है, तो क्या मध्य प्रदेश सट रहा है? नहीं। हरियाणा कहाँ है? तो हरियाणा दिल्ली के पास है कि नहीं? ये देखिए दिल्ली है और यहाँ पर है हरियाणा। तो क्या ये सट रहा है जैसलमेर से? तो जवाब है नहीं। और एक था नीचे ऑप्शन है पाकिस्तान, तो क्या इसके बाद पाकिस्तान है कि नहीं? ये वाला इलाका तो पाकिस्तान का ही है ना, तो हमारा सही जवाब होता है इसका पाकिस्तान, है ना। तो चलिए कुछ और इस मैप पर जान लेते हैं हम तटीय प्रदेशों के बारे में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात हो गया। उसके बाद हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के यहाँ गोवा हुआ, यहाँ पर ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये सब जो हैं तटीय प्रदेश हैं। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है और ये अरब सागर के पास। एक और बात बता देते हैं, यहाँ पर ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि जो ज़मीन तीन और पानी से घिरी हुई है उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ये बिंदा जहाँ पर मैंने लगाया, जो तीन और ज़मीन से घिरा हुआ पानी होता है, यानी वैसा समुद्र जो तीन और किससे घिरा हुआ है? ज़मीन से। तो उसे हम यहाँ पर है, तो उसे हम कहेंगे बे, यानी खाड़ी, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका आपने जवाब जान लिया। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो इसने कहा संतुलन की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने बात की थी समाज के साथ बच्चे अन्योन्य क्रिया करते यानी संपर्क करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 15वां प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। तो आप जान लीजिए ये सब साइंस का वर्ड है। फ्लोरा मीन्स होता है और फौना, फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे और फौना मीन्स जीव जंतु। फौना मीन्स क्या होता है? जीव जंतु। तो फ्लोरा देखिए, फ्लावर से फ्लोरा सुनने को लग रहा है, तो फ्लोरा मीन्स क्या हो गया? पेड़ पौधे, और फौना मीन्स जीव जंतु, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में ये सभी क्या है? ये सभी है फ्लोरा। ये सभी क्या है? फ्लोरा। और ये क्या है? फौना, है ना।
ये सब, ये फ्लोरा है, ये फौना, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसे फ्लोरा कहा जाता है, और जितने भी जीव जंतु होते हैं उसे हम फौना कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमिया शरीर में किस तत्व की कमी से होता है? हीमोग्लोबिन, आयरन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये है नॉन एनीमिक और ये है एनीमिक। मतलब लेफ्ट साइड वाला नॉर्मल व्यक्ति का देखिए त्वचा का रंग यानी खून की कमी नहीं है इसको, और राइट साइड वाले में जिसमें एनीमिया है उसकी खून की कमी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो गोल गोल आपको दिख रहा है उसमें ब्लड सेल की भी कमी दिखाई दे रही होगी, यहाँ आप देख लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एनीमिया उसी को होता है जिसमें हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों की कमी हो। तो यदि आपका ब्लड मापा जाता है तो पुरुषों के लिए 13 ग्राम से मोर देन 13 ग्राम है, 13 ग्राम से ऊपर है तो आप नॉन एनीमिक है, और महिलाओं के लिए 11 ग्राम से ऊपर है तो इसका मतलब आपको एनीमिया नहीं हुआ है। लेकिन यदि आपको 13 ग्राम से पुरुषों में कम हो गया है हीमोग्लोबिन और महिलाओं में 11 ग्राम से कम हो गया है तो उसे एनीमिया का पेशेंट माना जाता है। इसलिए ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश? देखिए संघ शासित प्रदेश से आप फंस ना जाएं। संघ शासित का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, मणिपुर राज्य है, मेघालय राज्य है। जम्मू कश्मीर को जब धारा 370 हटाया गया, धारा 370, तब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसी के साथ में एक और बनाया गया था जो कि लद्दाख था, लेकिन बाद में लद्दाख को हटा दिया गया। तो इस तरह भारत में अभी कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है। तो 17 का सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अब है 18वां प्रश्न, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो यदि आप तस्वीर को पकड़ पाएँ कि ये कौन सा नृत्य है तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओडिसी, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य शैली है और देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत है। लेकिन मणिपुरी जो कि तस्वीर में दिख रहा है ये आपको देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। इसका जवाब आपने जाना जो कि है मणिपुरी। और 19वां प्रश्न है, बच्चे को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, ढांचा, परवलन, अनुबंधन। इस पर हमने 3 वीडियो में चर्चा की है और कहा है कि इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और देखिए आप कि पूछा जा रहा है। और इसे हम कहते हैं पाड़ देना, ढांचा या स्कैफोल्डिंग। क्या क्या कहते हैं? पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन आपको पाड़ दे सकता है या बच्चे को कौन पाड़ दे सकता है? तो MKO इसका फॉर्मूला होता है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी वह व्यक्ति जिसे पाड़ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति उसे पाड़ दे सकता है, यानी सपोर्ट दे सकता है। जैसे कि उसके माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं या उसके शिक्षक हो सकते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कौन सी चींटी अंडे देने का काम करती है? तो देखिए आप नाम से पता कर रहे होंगे, जो सिपाही चींटी है वो रक्षा करता है उसके बाम्बू की। चींटी के घर को बाम्बू कहा जाता है। रानी चींटी अंडे देती है और मजदूर चींटी वहाँ पर
काम करते हैं। तो इस तरह का सही जवाब आपको मिल गया कि इसका जवाब होगा रानी चींटी। तो अगर आपसे पूछा जाए सिपाही चींटी के बारे में जो रक्षा करता है तो आप सही जवाब दे सकते हैं। मजदूर चींटी के बारे में भी आपने समझा। और इस तरह इस वीडियो की समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। आज 9 तारीख का हमने विश्लेषण किया, कल हम आपको 10 तारीख का विश्लेषण करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, हड़बड़ा के वीडियो नहीं बनाते हैं। हम आपके लिए मज़ेदार वीडियो रोचक तरीके से बनाना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। उसमें वक्त लगता है, तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तो आप क्या करना है, अब सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो मिलेगा आपको। पिछले वीडियो देखने हैं तो बहुत सारे रोचक वीडियो हमने दिया हुआ टीचर्स लर्निंग सेंटर पर, आप उसे सब्सक्राइब करिएगा तभी तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।